अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से। लास्ट वीडियो में हमने सर्विक्स की बात की थी, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया देखा, सर्वाइकल कैंसर देखा जिसे हमने इन्वेसिव कार्सिनोमा कहा था। उसके बाद हमने एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस की भी बात की थी। तो अब हम बात करने लगे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की। हाइपरप्लेजिया होता है क्या होता है? हाइपरप्लेजिया होती है नंबर इंक्रीज कर जाना सेल्स का। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया क्या होता है कि जो यूट्रस की लेयर है एंडोमेट्रियम, अगर उसमें सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करेंगे उसका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। और जो चीज़ नोटिस करने वाली है यहाँ पर वो ये है कि ग्लैंड ज्यादा डिवाइड करते हैं। मतलब एंडोमेट्रियम में दो चीजें होती है ना, स्ट्रोमा भी होता है, ग्लैंड भी होता है। इसीलिए एंडोमेट्रियोसिस में भी हमने देखा था कि जब हम उसकी माइक्रोस्कोपी करते थे तो हमें ग्लैंड और स्ट्रोमा नजर आता था, बिकॉज एंडोमेट्रियम में होती है ये दो चीजें हैं, स्ट्रोमा एंड ग्लैंड। लेकिन जब एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है ना, तो ग्लैंड ज्यादा डिवाइड करते हैं, ग्लैंड्स टू स्ट्रोमा रेशियो इंक्रीज करती है। स्ट्रोमा इतना ज्यादा हाइपरप्लेजिया नहीं शो करता, ग्लैंड्स में हाइपरप्लेजिया, ग्लैंड्स के सेल जो है ना वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है। अच्छा, क्योंकि स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा में कनेक्टिव टिश्यू वगैरह होते हैं तो वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करता। तो आपको ना ये चीज याद रखनी है। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, क्योंकि चीजों को जब हम कोरिलेट करके पढ़ते हैं ना, एक्टिव रिकॉल से पढ़ते हैं, तो हमें ज्यादा याद होती है। अब हम ईसोफिगस की अगर बात करें तो ईसोफिगस में मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले गर्ड होता है। ठीक है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स होता है। अगर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स के बाद भी एसिड का एक्सपोजर चलता रहे तो फिर वहां पर होता है मेटाप्लेजिया। ठीक है, वहां पर हमने कहा था मेटाप्लेजिया होता है। उसके बाद मेटाप्लेजिया के बाद वहां पर डिस्प्लेजिया स्टार्ट हो जाता है, जो पहले लो ग्रेड डिस्प्लेजिया होता है, उसके बाद हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया होता है, और एट द एंड वहां पर बन जाता है एडिनोकार्सिनोमा। तो ये सारी चीजें, ये सारी हमने सीक्वेंस देखा था ईसोफेगस में। उसके बाद जब हमने सर्विक्स की बात की, ठीक है, लास्ट वीडियो में सर्विक्स की बात की, तो सर्विक्स में हमने देखा कि वहां पर होता है डिस्प्लेजिया। सर्विक्स में ना डिस्प्लेजिया होता है, और उस डिस्प्लेजिया एक कोई हमने स्पेसिफिक नाम दिया था, कॉइलोसिटिक चेंजेस, आप लोगों को याद होगा। ठीक है। तो ये हमने देखा कि सर्विक्स में कॉइलोसिटिक चेंजेस आते हैं, यानी डिस्प्लेजिया होते हैं। और उसके बाद अगर डिस्प्लेजिया कंटिन्यू रहे और बाद में 2/3 ऑफ सर्विक्स को और बाद में फुल थिकनेस ऑफ सर्विक्स को इन्वॉल्व कर ले, फिर कार्सिनोमा इन सिटू बन जाए, तो उसके बाद बन जाता है इन्वेसिव कार्सिनोमा। तो सर्विक्स में ये होता था कि पहले डिस्प्लेजिया होता था, देन इन्वेसिव कार्सिनोमा, उसमें मेटाप्लेजिया सच नहीं होता था। अब अगर हम बात करें एंडोमेट्रियम की, इसमें क्या सीक्वेंस चलता है, तो एंडोमेट्रियम में ना सबसे पहले होता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। इसमें मेटाप्लेजिया या डिस्प्लेजिया वगैरह नहीं होता, इसमें होता है हाइपरप्लेजिया। अब वो हाइपरप्लेजिया फर्दर दो तरह का हो सकता है कि टिपिकल या एटिपिकल। ठीक है। लेकिन उसके बाद हाइपरप्लेजिया के बाद यहाँ पर हो जाएगा एंडोमेट्रोइड कार्सिनोमा। तो ये सीक्वेंस होता है हमारे पास एंडोमेट्रियम का या यूट्रस का। ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, इससे आपको समझ आएगी कि किस तरह से चीजें जो है वो सीक्वेंस में चलती हैं। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की बात कर रहे थे हम लोग, टिपिकल हो सकते हैं, एटिपिकल हो सकते हैं। ठीक है। टिपिकल में क्या होगा कि ग्लैंड इंक्रीज कर जाएंगे, डायलेटेड आपको ग्लैंड ही ग्लैंड नजर आएंगे। हाँ, थोड़ी बहुत वेरिएशन होंगी ग्लैंड के साइज और शेप में, लेकिन वो टिपिकल ही होंगे। ठीक है। एटिपिकल की बात करें ना, तो इसमें ग्लैंडुलर क्राउडिंग हो जाती है, मतलब ग्लैंड इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं और वो इस तरह से एटिपिकल है कि हमें लग रहा है ग्लैंडुलर क्राउडिंग हो गई है। ठीक है। बैक टू बैक ग्लैंड इसमें भी होंगे और राउंडेड वेसिकुलर न्यूक्लियर होंगे। तो ऐसे जितना फर्क है नहीं दोनों में, बस आपने मेंशन करना है कि वो टिपिकल है वो एटिपिकल है। ठीक है। चलें आगे चलते हैं। ये आपको पिक्चर इसलिए ऐड की थी ताकि आपको समझ आए कि टिपिकल में क्या होता है, ग्लैंड्स बैक टू बैक ग्लैंड्स मौजूद हैं, और ग्लैंड्स की जो अपीयरेंस है ना वो टिपिकल है, यानी जो नॉर्मली होती है वही अपीयरेंस है। लेकिन ये टिपिकल में अपीयरेंस बिल्कुल चेंज कर रही है, ग्लैंडुलर क्राउडिंग हो गई है। ठीक है। और यहाँ पर आपको नॉर्मल टिपिकल ग्लैंड नजर नहीं आएंगे। ठीक है। तो ये आपने इनका डिफरेंस याद रखना है। और ये ऐसे क्यों आपको आया हुआ है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की भी बताएं कौन सी दो टाइप्स होती हैं, तो दो टाइप्स हैं, टिपिकल और एटिपिकल। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि हाइपरप्लेजिया के बाद बन जाता है कार्सिनोमा। तो इस पिक्चर से हम उस सीक्वेंस को समझेंगे कि सबसे पहले ये नॉर्मल एंडोमेट्रियम थी, प्रोलिफरेट कर रही थी, जब एस्ट्रोजन आता था वो इसको प्रोलिफरेट कराता था, तो ये नॉर्मल है। लेकिन इस नॉर्मल में अगर हाइपरप्लेजिया स्टार्ट हो जाए किसी भी म्यूटेशन की वजह से या कोई भी उसका रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हुआ, तो वहां पर हाइपरप्लेजिया स्टार्ट हो गया। अब हाइपरप्लेजिया टिपिकल भी हो सकता है, एटिपिकल भी हो सकता है। तो लेट्स सपोज कि ये हाइपरप्लेजिया हो रहा था एटिपिकल, एटिपिकल सेल्स बन रहे थे, ये देखें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये हाइपरप्लेजिया यहाँ पर विदाउट एटीपी है, सॉरी ये विदाउट एटीपी है, ये टिपिकल हाइपरप्लेजिया है। उसके बाद अगर ये आगे प्रोग्रेस कर ओहो। उसके बाद अगर ये आगे प्रोग्रेस करेगा तो ये बन जाएगा हाइपरप्लेजिया विद एटीपीआर। ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल है, नॉर्मल के बाद विदाउट एटीपी है, उसके बाद विद एटीपी है, और उसके बाद अगर ये फर्दर प्रोग्रेस करेगा तो ये चला जाएगा कार्सिनोमा पर। तो हाइपरप्लेजिया चला रहता है कार्सिनोमा की तरफ, और उस कार्सिनोमा को कहते हैं एंडोमेट्रोइड कार्सिनोमा। अगर आप पिक्चर में देखिए यहाँ पर एटिपिकल और विदाउट एटिपिकल में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है कि विदाउट एटिपिकल में शेप चेंज नहीं हुई, तकरीबन वही शेप है जो नॉर्मल ग्लैंड्स की होती है, बस वो नंबर में इंक्रीज कर गए हैं और बैक टू बैक ग्लैंड्स है। और विद एटिपिया में क्या आपको नजर आ रहा है कि वो काफी लोंगेटेड है, लंबे लंबे हैं, अजीब सी उनकी शेप्स हो गई हैं, तो इसीलिए हम उनको एटिपिकल कह रहे हैं। ठीक है। और फर्दर म्यूटेशन होंगी तो बन जाएंगे एंडोमेट्रोइड कार्सिनोमा, और बेसमेंट मेम्ब्रेन को जब इन्वेड कर लेंगे ना तब हम उनको कार्सिनोमा कहेंगे। ओके। नेक्स्ट, यहां से हमने सिर्फ सीक्वेंस को समझा, अब हम बात करेंगे एंडोमेट्रोइड कार्सिनोमा की। एंडोमेट्रोइड कार्सिनोमा,
एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा के ना ग्रेड्स हैं, आप लोगों ने इसमें ग्रेड्स मेंशन करनी है। जिस जिसके ग्रेड्स होते हैं ना उसकी मॉर्फोलॉजी में ग्रेड्स ही मेंशन करने होते हैं। जैसे हम सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया की जब मॉर्फोलॉजी डिस्कस करते हैं उसमें भी हमने उसके ग्रेड्स मेंशन किए थे ना, तो बिल्कुल ऐसे एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा में अपने ग्रेड्स मेंशन करने हैं। पहले यहाँ पर आपको ग्रेड्स समझने हैं इसके, फिर ही आप मेंशन करोगे। अच्छा, अब एंडोमेट्रियोइड हाइपरप्लेजिया में क्या हो रहा था कि सेल्स इंक्रीज कर रहे थे, और मैंने कहा था बेसिकली कौन से सेल्स इंक्रीज करते हैं, ग्लैंड्स का नंबर इंक्रीज करते हैं, और अगर वो इंक्रीज करता रहे तो फर्दर वो क्या बन जाता है, कार्सिनोमा। तो उसके आपने जो कार्सिनोमा की 3 ग्रेड्स बनाई है ना, वो भी ग्लैंड्स की बेसिस पे बनाई है। अगर तो ग्लैंड्स वेल फॉर्म्ड है तो उसको आप कहोगे ग्रेड 1। अगर ग्लैंड्स जो है वो वेल फॉर्म्ड तो है लेकिन उनके साथ सॉलिड शीट्स भी हैं सेल की, इस तरह से सारे ग्लैंड्स नहीं बल्कि कुछ सॉलिड शीट्स भी हैं। शीट्स होते हैं कि ये सेल एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे पड़े हुए, मतलब ग्लैंड्स नहीं बना रहे बल्कि शीट्स बना रहे हैं। तो ग्रेड 2 में क्या है, सॉरी, अच्छा ग्रेड टू में आपके पास क्या है कि आपके पास सॉलिड शीट्स भी हैं और ग्लैंड्स भी हैं। और ग्रेड 3 में क्या होगा कि ग्लैंड्स थोड़े हैं या नहीं है बिल्कुल भी, और आपके पास ज्यादा जो चीजें हैं ना वो सॉलिड शीट्स हैं। तो आपको ज्यादा यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, आपको यहाँ पर सारी सॉलिड शीट्स नजर आ रही हैं, ठीक है। तो ये ग्रेड 3 होती है। तो इतनी आसान ये ग्रेड्स हैं इसके एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा के, और आपने याद रखना है ये सारे ग्लैंड्स की बेसिस पे बनाए हैं हमने। तो हम इसकी मॉर्फोलॉजी क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि मैस होता है पॉलीपॉइडल, क्योंकि जोन सा भी कैंसर होता है उसकी ग्रोथ में आपने मैस लिखना होता है। ये चीज मैं आपको फर्स्ट स्लाइड से समझा रही हूँ, ठीक है। तो आप मैस लिखोगे। माइक्रोस्कोपी आप क्या लिखोगे, तीनों ग्रेड लिख दो। ग्रेड 1 में क्या है कि ग्लैंडुलर जो आर्किटेक्चर है वो प्रिजर्व है, बिल्कुल ठीक है, उसमें स्ट्रोमा आपको नजर नहीं आ रहा, सॉलिड शीट्स नजर नहीं आ रही। ग्रेड 2 में क्या है कि ग्लैंडुलर आर्किटेक्चर तो है लेकिन उसके साथ हमें सॉलिड एरियाज भी नजर आ रहे थे, तो दोनों चीजें मिक्स हुई हैं। ग्रेड 3 में क्या है कि आपको ज्यादा जो है ग्रोथ पैटर्न वो सॉलिड शीट्स का नजर आ रहा है, ज्यादा आपको सॉलिड एरियाज नजर आ रहे हैं, ठीक है। और कहीं भी थोड़े बहुत ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। तो ये ग्रेड 3 है। उसके बाद वो बता रहा है कि 20% जो एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा होते हैं उनमें स्क्वेमस डिफरेंशिएशन भी होती है। अब आप ये मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, वरना सिर्फ ग्रेड्स मेंशन करने से भी आपकी मॉर्फोलॉजी ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा में 2 पिक्चर सिर्फ याद रखनी है। एक तो आपने याद रखना है ये सीक्वेंस, और एक आपने याद रखना है ये ग्रेड्स। तो फिर इसकी मॉर्फोलॉजी आपको नहीं भूलेगी इंशाल्लाह। चलें जी, हमारे पास एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा के बाद जो चीज आ रही है ना, दिस इज लियोमायोमा। लियोमायोमा क्या होता है, अब आपको ये ग्रोथ की पिक्चर याद रखनी है, कितना वेल डिमार्केटेड है और ओवल इन शेप लग रहा है हमें, ठीक है। तो इसको कहते हैं लियोमायोमा। ये इसमें बिनाइन ट्यूमर होते हैं यूट्रस के। तो लियोमायोमा की ग्रोथ क्या है, ये जो ऊपर पिक्चर देखिए इसी को लिख देना है कि सर्कमस्क्राइब डिस्क्रीट राउंड से ग्रे व्हाइट हमें ट्यूमर नजर आते हैं। साइज में ये वेरी करते हैं, देखिए किसी का साइज छोटा है, यहाँ पर हमें छोटा साइज नजर आ रहा है, किसी का साइज बहुत बड़ा है। तो साइज में वेरी करते हैं लेकिन सारे के सारे वेल सर्कमस्क्राइब्ड और ग्रे व्हाइट होते हैं। इसके अलावा इनमें जो है ये आपने याद रखना है कि ये 3 तरह के हो सकते हैं, या तो इंट्राम्यूरल होंगे यानी कि जो मस्कुलर लेयर है मायोमेट्रियम है उसके अंदर होंगे, या सब म्यूकोजल होंगे म्यूकोजा के बिल्कुल नीचे, एपिथेलियम के बिल्कुल नीचे, या सब सिरोजल होंगे कि सिरोजा के बिल्कुल नीचे। तो 3 इनके पैटर्न हो सकते हैं, या ये पड़े हो सकते हैं सब सिरोजल, या सब म्यूकोजल, या ये इंट्राम्यूरल हो सकते हैं, ठीक है। काटेंगे, कट सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इनको काटेंगे ना हमें क्या नजर आएगा, वुल पैटर्न नजर आएंगे स्मूथ मसल बंडल के। वुल पैटर्न का क्या मतलब है कि ऐसे में नजर आएगा एक दूसरे के अंदर ना, इस तरह से बिल्कुल स्मूथ मसल नजर आएंगे। तो इस तरह से इसको काटेंगे ना हमें वुल पैटर्न नजर आएंगे स्मूथ मसल बंडल्स के, ठीक है। तो ये होता है इसका कट सेक्शन। ओके, आगे हम अगर बात करें, अच्छा ये है इसकी माइक्रोस्कोपी। तो मैंने आपको बताया कि कट सेक्शन पे आपको इस तरह से वुल पैटर्न नजर आते हैं स्मूथ मसल बंडल के। इसके अलावा ये तो वुल पैटर्न तो समझ आ गया ना, इसके अलावा स्मूथ मसल सेल किस तरह के होते हैं, इलोंगेटेड से सेल्स होते हैं, उनमें जो है फर्दर न्यूक्लियस होता है, वो भी ओवल सा इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और सेल्स की अपनी शेप कैसी है, इलोंगेटेड स्पिंडल शेप सेल्स हैं। तो ये आपने सारी चीजें माइक्रोस्कोपी में मेंशन कर देनी है। तो माइक्रोस्कोपी क्या है, बंडल है स्मूथ मसल सेल्स के, थोड़े बहुत माइटोटिक फिगर भी हैं, ठीक है। अब नीचे ये वेरिएंट्स अगर आप याद करना चाहें तो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएंट्स 20 के याद कर सकते हैं। अब मॉर्फोलॉजिकल वेरिएंट्स क्या है, या तो लियोमायोमा जो है ना वो इंट्रावीनस है, मतलब हीमेटोजेनिस उसका स्प्लिट होगा, वो वेन्स में चला गया, इंट्रावीनस हो गया, तो उसको कहेंगे इंट्रावीनस लियोमायोमा, लियोमायोमाटोसिस, ठीक है। अगर वो चला गया है आपकी पेरिटोनियम में तो उसको कहेंगे डिसैमिनेटेड पेरिटोनियल लियोमायोमाटोसिस। और अगर वो चला गया है लियोमायोमा जो है वो गया कहीं नहीं है लेकिन उसके जो सेल्स हैं उसमें माइटोटिक इंडेक्स जरा लो है तो उसको सेलुलर कहेंगे, और अगर उसके न्यूक्लियाई एटीपी है तो उसको बिजार न्यूक्लियाई कहेंगे। तो ये इस तरह से वेरिएंट्स थे, ये आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे बिकॉज इनमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम इसको अप्लाई करें, इसको हमें ऐसे याद करना पड़ेगा, लियोमायोमा विद बिजार न्यूक्लियाई, सेलुलर लियोमायोमा, इंट्रावीनस, और फिर डिसैमिनेटेड पेरिटोनिया। लेकिन बेसिकली आपने लियोमायोमा के लिए एक ये पिक्चर याद रखनी है और दूसरा जो मैंने आपको ग्रोथ में दिखाई थी ये वाली, ठीक है। इससे आप इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो हमने जो है वो यूट्रस की और सर्विक्स की कंप्लीट मॉर्फोलॉजीज डिस्कस कर लिया। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ओवेरियन ट्यूमर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं आपको कहूँ कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में से 3 ऐसे टॉपिक्स बताऊँ जो एससीक्यू के लिए
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें से। अच्छा, मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि 3 ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो है आपका सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर में जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपने वो नहीं भूलनी। इनके अलावा आपने एक दफ़ा इसको बुक से भी ज़रूर रीड करना है। उसके बाद आ जाती है, अच्छा उसके बाद आ जाता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस की जो थेरीज बताई, एंडोमेट्रियोसिस की जो मॉर्फोलॉजी बताई, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एंडोमेट्रियोसिस की जो साइट्स मैंने बताई थी, ठीक है। उसके बाद तीसरा अगर मैं टॉपिक बताना तो वो होता है ओवेरियन ट्यूमर्स। ये 3 टॉपिक है जो पूरी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जिनमें सबसे ज्यादा चांस है कि इन्हीं में से एमसीक्यू आएगा और इन्हीं में से जो है हमें ज्यादातर एमसीक्यूज आएंगे। तो इन तीनों टॉपिक्स को आपने नहीं भूलना, सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस, ओवेरियन ट्यूमर्स है। अपने तीसरे टॉपिक की बात करने लगे, इन तीनों की मतलब हमने बात की। अब थर्ड वन की बात करेंगे ओवेरियन ट्यूमर्स की। ओवेरियन ट्यूमर्स जो होते हैं ना, सबसे पहले तो इनकी टाइप समझ लें। अगर आपको टाइप समझ आ जाएंगी ना तो आगे आपको आसानी ही रहेगी। सबसे पहले क्या करें, इनकी टाइप समझ लें। अच्छा, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ओवरी में ना ट्यूमर या तो सरफेस एपिथेलियल सेल से राइज करेगा, सरफेस एपिथेलियल सेल से, या ओवरी में ट्यूमर राइज करेगा जर्म सेल से, जर्म सेल्स यानी वो सारे ओगुनिया वगैरह जो हम देखते हैं, या ये राइज करेगा ओवरी के स्ट्रोमा से, उसको कहते हैं सेक्स कोड स्ट्रोमा, ठीक है। ये 3 चीजें हैं ओवरी में जहां से ट्यूमर राइज कर सकते हैं, या तो सरफेस एपिथेलियम से राइज करेगा, या जर्म सेल से राइज करेगा, या सेक्स कोड स्ट्रोमा से राइज करेगा, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ वन ये हो सकता है कि ओवरी में से ट्यूमर राइज नहीं किया बल्कि किसी और बॉडी पार्ट में ट्यूमर था और वो मेटास्टेसाइज करके ओवरी तक आ गया, तो उसको कहेंगे मेटास्टेसिस टू ओवरीज, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स होगी हमारे पास ओवरी में कैंसर की। 3 तो इसी से अराइज करिए, चौथा मेटास्टेसिस वाला है। अब अगर फर्स्ट वन की बात करें सरफेस एपिथेलियल सेल वाला, तो सबसे ज्यादा कॉमन हमारे पास ये होते हैं सरफेस एपिथेलियल वाले। और अगर आप देखेंगे जो चीज सबसे ज्यादा कॉमन होती है ना, उसी का पेपर में आने का सबसे ज्यादा चांस होता है। लाइक अगर ओवरी में से, ओवरी ट्यूमर में से उन्होंने कोई क्वेश्चन उठाना होगा तो वो कोशिश करेंगे सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर में से दें, बिकॉज इसके सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। और इसमें से भी फर्दर वो देंगे हमें, या तो सीरियस ट्यूमर आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, या हमारे पास ये होता है म्यूसिनस ट्यूमर, ये आ सकता है, या हमारे पास ये ब्रेनर ट्यूमर होता है, ट्रांजिशनल सेल ट्यूमर। बस ये 3 ट्यूमर हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं और जो ज्यादा कॉमन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वैसे नाम आपको सबके ही आने चाहिए ना, एंडोमेट्रोइड का भी नाम आना चाहिए। एंडोमेट्रोइड अब किस तरह का होगा, जिस तरह से हम एंडोमेट्रोइड कार्सिनोमा यूट्रस में पढ़ के ना तकरीबन उस जैसा होता है। और उसके बाद सिस्टेड एडिनोफाइब्रोमा। जर्म सेल की बात करें तो इसमें टेराटोमा, डिसजर्मिनोमा, ये दोनों हैं जो इंपॉर्टेंट है। कोरियो कार्सिनोमा भी वैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर सेक्स कोड स्ट्रोमा की बात करें तो इसमें सिर्फ ये ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसके पेपर में आने के चांसेस हैं, लेकिन आपको बाकी भी आने चाहिए ना, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि हम किस किस ट्यूमर की डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे सीरस ट्यूमर से। तो सीरस ट्यूमर क्या था, सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर था ओवरी का, सरफेस एपिथेलियम से राइज कर रहा था। तो मैंने कहा कि ये बहुत कॉमन ट्यूमर है, ठीक है। इसकी ना फर्दर 3 तरह का हो सकते हैं, या तो ये बिनाइन हो सकते हैं, या ये होते हैं मेलिग्नेंट, और या ये होता है बॉर्डर लाइन। तो 3 तरह के ये फर्दर हो सकते हैं, बिनाइन, मेलिग्नेंट या बॉर्डर लाइन, ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है कि इसमें ना पेपिलरी फॉर्मेशन होती है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसकी स्मूथ में स्मूथ क्या है, उसकी ग्रोथ में क्या मिलेगी, सीरस से नाम ना देखें। सीरस का क्या मतलब है, सीरस से हमें फील आ रही है कि कोई ना सिस्ट होगा, इसमें फ्लूइड होगा। तो इसी तरह से इसके ग्रोथ में भी क्या होता है, मैंने कहा कि ये 3 तरह का हो सकते हैं, या ये बिनाइन हो सकते हैं, या ये मैलिग्नेंट होते हैं, और यहाँ बॉर्डर लाइन होता है कि बिनाइन और मैलिग्नेंट के आप समझ लें बॉर्डर पर। तो बिनाइन अगर होगा ना तो सिंपल एक सिस्ट होगी जिसकी स्मूथ सी वॉल होगी और उसमें कोई ऐसा हमें थिकनिंग भी नहीं मिलेगी और थोड़ी बहुत हमें पेपिलरी प्रोजेक्शंस मिलेगी। जिस तरह से आपने बिनाइन से मैलिग्नेंट की तरफ जाना है ना, ये पिपिलरी प्रोजेक्शंस इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है। जिस तरह से आपने जाना है बिनाइन से मैलिग्नेंट की तरफ, तो क्या होना है कि जो पिपिलरी प्रोजेक्शन है ना, ये इंक्रीज होती जाएंगी। ओके, तो बिनाइन में क्या, बिनाइन में सिंपल स्मूथ वॉल है, कोई एपिथेलियल थिकनिंग नहीं है और पिपिलरी प्रोजेक्शन है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कार्सिनोमा की, मैलिग्नेंट की, इसमें पिपिलरी ग्रोथ आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा इसमें इरेगुलरिटी भी मिलेगी। बेनाइन में इरेगुलरिटी नहीं थी, लेकिन मैलिग्नेंट आपको इरेगुलरिटी भी मिलेगी, और हो सकता है मैलिग्नेंट में कैप्सूल की भी फिक्सेशन हो जाए, ठीक है। अच्छा, बॉर्डरलाइन ट्यूमर, बॉर्डरलाइन ट्यूमर में सिंपली आपने कह देना कि जो आपके पास पिपिलरी प्रोजेक्शन है ना, उसके नंबर इंक्रीज करें। इतने इंक्रीज नहीं कर गए कि वो कार्सिनोमा बन जाए, लेकिन बेनाइन से थोड़े ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया बॉर्डरलाइन। तो इतनी आसान इसकी ग्रोथ मॉर्फोलॉजी थी कि पिपिलरी प्रोजेक्शंस को याद रखना है, बेनाइन में थोड़े कम है, इरेगुलरिटी नहीं है, स्मूथ सी वॉल है। कार्सिनोमा यानी मैलिग्नेंट में पिपिलरी ग्रोथ ज्यादा है और इरेगुलरिटी भी है, ठीक है। अच्छा, ये भी हमारे पास सीरियस ट्यूमर ही है, तो इसमें भी देखें बेनाइन, मैलिग्नेंट, बॉर्डरलाइन, तीनों याद रखने हैं। बेनाइन में माइक्रोस्कोपी में हमें क्या नजर आएगा,
बिनाइन में ना, ये बिनाइन अब आपको दिखाया है। बिनाइन में आपको क्या नजर आ रहा है कि एक सिंपल सी सिस्ट बनी हुई है और एक सिंगल सेल्स की लेयर है, कोलमनर सेल्स की लेयर है, सिंगल लेयर जिसने इसको इनलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो सिंगल लेयर है टॉल कोलमनर सेल्स की जिसने सिस्ट को लाइन कर लिया है और इसमें पेपिल है। बस ये चीजें आपने इसकी माइक्रोस्कोपी में लिखनी है बिनाइन की। अगर मेलिग्नेंट की बात करें तो मेलिग्नेंट चीजें लाइन करती है ना, मेलिग्नेंट में तो पेपिला बहुत ज्यादा है। दूसरा, इन पेपिलास को जो चीजें लाइन करती है ना वो मल्टी लेयर्ड है, वो सिंगल लेयर नहीं है। बेनाइन में वो सिंगल लेयर थी, लेकिन यहाँ पर वो मल्टी लेयर है जो कि क्या करिए कॉम्प्लेक्स पेपिलरी पैटर्न्स को लाइन कर रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें मेलिग्नेंट सेल्स की शीट्स और नेस्ट भी आपको नजर आएंगे, बिकॉज ये मेलिग्नेंट है ना, तो इसमें मेलिग्नेंट सेल्स की शीट्स और नेस्ट लिखने हैं। दूसरा लिखना है कि मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स पेपिलरी ग्रोथ है जिनको मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम ने लाइन किया। उसके बाद बॉर्डरलाइन की बात करें, इसमें इंक्रीज हो जाती है पेपिलरी ग्रोथ, लेकिन इसमें साइटोलॉजिकल एटीपिया नहीं होता और ना ही इसने स्ट्रोमा को इन्वेड करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रोमा को इन्वेड नहीं करता, इसमें एटीपिया भी कम होता है अगर हो तो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए ओवेरियन ट्यूमर के सीरस की मोर्फोलॉजी और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आई हुई है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांजिशनल सेल ट्यूमर यानी ब्रिनर ट्यूमर। इसकी मोर्फोलॉजी को भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।